नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं जो चीज़ें बोलने वाला हूं, ऐसी सीरीज, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर जो है वो नहीं मिलेगा। मैं पूरी एक सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि भारतीय राजव्यवस्था या इंडियन पॉलिटी से संबंधित यहाँ पर रहेगी। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके भारत में, इंडिया में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। हम क्वेश्चन भी लेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको क्विज के रूप में भी ले सकते हैं। साथ में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमारा जो पैटर्न रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा कि हम यहाँ पर एक एक वीडियो बनाएंगे एक एक टॉपिक पर। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है, ये इस सीरीज का पहला टॉपिक है जो कि हमारा है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो हम संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे, फिर संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे करके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, सूचियां पढ़ेंगे। हम यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में जो चीजें डेली घटती रहती हैं उनके बारे में भी आपको स्पेशल वीडियो मिलने वाले हैं। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक भी करना है, सभी के साथ शेयर करना है। और एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपको कभी भी कोई भी टॉपिक में डाउट होता है इंडियन पॉलिटी से संबंधित, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए। या आप चाहते हो कुछ और भी चीजें चाहते हो, या क्या पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लेक्चर 1, भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग हम 40 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। आपके सामने 5 सेकंड का टाइमर आएगा, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको आंसर करना है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी करते जाइएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और उसके बाद मैं आपको आंसर और डिटेल में चीजें बताऊंगा बहुत आसान भाषा में। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान में? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। 5 सेकंड आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी, यूएसए, अमेरिका। आपको पता होना चाहिए, अमेरिका पहले यूके का, ब्रिटेन का जो है वो यहां पर गुलाम हुआ करता था। फिर उसके गुलामी के चंगुल से छूटा और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि भैया जब हम आज़ाद हो गए हैं तो हम अब ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि सभी लोगों को अधिकार भी मिले, कोई एक राजा भी ना रहे ब्रिटेन के जैसा, वैसा कुछ बनाएंगे। तो वहां से संविधान की संकल्पना का उद्भव होता है। तो क्या होता है, उत्तर अमेरिकी उपनिवेश जो होते हैं, नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज जो यहाँ पर रहती हैं, वो आज़ाद होती हैं 4 जुलाई 1776। इंग्लैंड से जो है वो स्वयं को आज़ाद घोषित कर देती हैं। एक चीज़ का विशेषता ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको यहाँ पर रेड कलर में लिखा है उसको तो आपको याद भी कर लेना। तो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, क्वेश्चन याद कर लीजिए। पढ़ने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती, सीधा सीधा चाहिए, तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन और उसका आंसर याद कर लें। आप चाहते हो कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे तो जो डिटेल में मैं चीज़ें बताता हूँ उनको आप याद कर लें। और आप चाहते हो कि आप यूपीएससी पीएससी में लिख भी सकें तो जो मैं बोलता हूँ उस पर भी विशेष ध्यान दें। ठीक है, चलिए। तो 4 जुलाई 1776 को जो है वो इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित हो जाता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा घोषित हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद 13 राज्यों के प्रतिनिधि जो हैं वो अमेरिकी संविधान निर्माण के लिए फिलाडेल्फिया कांग्रेस का आयोजन करते हैं, जिसमें स्वतंत्र अमेरिका के लिए लिखित संविधान जो है वो तैयार किया जाता है। दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका तय करता है। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान निश्चित समय में निर्मित हुआ था। अच्छा, ये जो टर्म्स होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप कोई ऐसा एग्जाम की तैयारी करें जैसे कि कोई स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी है, तो लिखना जब पड़ता है तो इसमें निर्मित का मतलब भी अलग होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहला लिखित संविधान किसका था? अमेरिका का था। अच्छा, इस संविधान में क्या था? इसमें 7 आर्टिकल थे। एग्जाम में पूछा था अमेरिकी संविधान में कितने आर्टिकल हैं भैया? तो 7 अनुच्छेद और 13 धाराएं हैं। बहुत छोटा संविधान है। 4 मार्च 1789 से ये लागू हो गया। तो अमेरिका आज़ाद कब हुआ, कितने राज्य थे उसमें, कितने आर्टिकल हैं, कितनी धाराएं, ये मैंने आपको बता दिया। और संविधान लागू हुआ था 1789 4 मार्च में। विश्व के लिखित संविधानों में अमेरिका का संविधान सबसे अधिक संक्षिप्त है, बिल्कुल छोटा सा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा,
इस पर जो है मुनरो ने क्या लिखा है, इस पर मुनरो लिखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित हैं, जिन्हें हम आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। अमेरिका का संविधान आधे घंटे में आप आराम से पढ़ लोगे। अमेरिका के संविधान में केवल मूलभूत और महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो ये पूरा अमेरिका का संविधान, जो कि पहला लिखित और सबसे छोटा संविधान है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जो है वो आंसर करें, 5 सेकेंड है आपके पास में। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। अब और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? तो भारत की संविधान सभा ने क्या किया था भैया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949 और लागू किया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को क्या मनाया जाता है? यदि हम बात करते हैं तो 26 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय कानून दिवस या संवैधानिक दिवस, नेशनल लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे। अच्छा, एक चीज और, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस बार रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस पर बेस्ट झांकी जो थी उसका अवार्ड किसको दिया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। चलिए तो यहां पर हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया भैया? तो इसको क्या हुआ था? कांग्रेस ने इसको 1930 में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया था। क्यों मनाया था? ऐसा क्या हुआ था? तो चलिए देखते हैं। दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होता है लाहौर अधिवेशन। कब होता है? दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया? तो 1930 के लाहौर अधिवेशन में। साथ में इसमें कहा गया कि जो अंग्रेजी हुकूमत है, जो अंग्रेज हैं, यदि 26 जनवरी 1930 तक भारत को प्रभुत्व या फिर डोमिनियन का पद नहीं देते हैं तो हम खुद को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आती है भैया, ये डोमिनियन क्या होता है? क्या होता है डोमिनियन? डोमिनियन की यदि हम बात करें, डोमिनियन का मतलब ये होता है कि भारत के जो आंतरिक मामले हैं वो भारत के लोग या भारत के जो मंत्री जो सिलेक्ट होंगे, जो चुने जाएंगे, वो संभालेंगे, और जो बाहर मामले होंगे वो कौन संभालेंगे? अंग्रेज। तो ये डोमिनियन कहलाता है। एक प्रकार से अंग्रेजों का शासन तो रहेगा लेकिन अंदर की सारी चीजें कौन संभालेंगे? भारतीय डोमिनियन, जो कि खास नहीं था। अच्छा हुआ ये नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस ने क्या किया? 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी। अब भैया इनको क्या चाहिए था कि अब हमको डोमिनियन का पद नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए? पूरी तरीके से स्वतंत्र देश चाहिए। तो वो 26 जनवरी को पहली बार जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो अब हम आज़ाद कब हो गए भैया? अब हम 26 जनवरी को तो आज़ाद हुए नहीं, हम हो गए 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हो गए तो अब इस दिन तो इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे ही। तो 26 जनवरी को क्या करें? तो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे हमने मनाने की शुरुआत यहां से कर दी और इस दिन हमने क्या किया? अपना संविधान लागू किया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 1947 नहीं लिखना, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो तिरंगा फहराया था। और करीब 18 साल तक 26 जनवरी के दिन ही हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। करीब 18 साल तक स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी को मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग, संविधान निर्मात्री सभा, राष्ट्रपति या फिर कार्यकारी समिति? फटाफट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। भारत का संविधान
किसके द्वारा बनाया गया था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलिएगा। यदि आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो आपके द्वारा ये मेरे लिए रहेगा कि मैंने आपकी कोई हेल्प की, आपको मुझसे फायदा हुआ। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं जो कोई नहीं समझाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारत का संविधान बनाया गया था संविधान निर्मात्री सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, संविधान निर्मात्री सभा के ऊपर डिटेल्ड जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट आएगा, सेकंड पार्ट आएगा। मैं एक एक पार्ट में सब कुछ समझा रहा हूँ। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? संवैधानिक इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा संविधान बना। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप इसको पढ़कर जाइए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए फिर भी कुछ चीजें देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये आपको याद करना होगा, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थाई या फिर टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, याद रखेंगे। फिर दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और इसमें स्थायी अध्यक्ष या परमानेंट जो है वो प्रेसिडेंट यहां पर सिलेक्ट किए जाते हैं और वो किए जाते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसी बैठक में उपाध्यक्ष बनाया जाता है एच.सी. मुखर्जी को और संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है बी.एन. राव को। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, आगे की वीडियोस में आएंगे। यदि आपको ज्यादा लग रहा हो कि बहुत ज्यादा डिटेल है तो आप सिंपल तरीके से सुनिए, बस मैं सब याद करा दूंगा आने वाले समय में। तो आपको क्या याद रखना है? 9 दिसंबर 1940 पहली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बनते हैं, अस्थाई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उपाध्यक्ष बनते हैं एस.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बनते हैं बी.एन. राव। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को और उसमें क्या होता है भैया? उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो इसमें पेश किया जाता है, जिसे संविधान सभा अपना लेती है कब? 22 जनवरी 1947 को। और मैं आपको बता दूं कि जो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है नेहरू जी के द्वारा, यही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका जो है वो यहाँ पर, प्रियम्बल जो है वो यहाँ पर बनती है। ध्यान रखिएगा, हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है वो समय यहाँ पर लगा था। आपको हिंदी में भी कंटेंट मिलेगा और इंग्लिश में। सेकंड जो यहाँ पर आपको स्लाइड दिख रही है ये इंग्लिश में है और यहाँ पर हिंदी में, दोनों मैंने लिया हुआ है। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे? ऑल इंडिया गुरुजी का आप क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक मिल जाएगी, जाकर उसको ज्वाइन कर लेना, तो वहां पर मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आता है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त या फिर 26 नवंबर? फटाफट आंसर करें कमेंट सेक्शन में। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं भैया? तो 26 नवंबर के दिन जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है संविधान दिवस। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन भारत के संविधान मसौदे को जो है वो अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था? संविधान को अपनाया था, इसलिए हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। पहले क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यदि याद कर सके तो कर लीजिएगा। सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना की सहायता से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के जो है वो घोषणा की थी। क्या हुआ था? संविधान दिवस को हम पहले दिन से नहीं मना रहे हैं। 2015 19 नवंबर को यह घोषणा की गई कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड 1773, 1771, 1785 या 1793? बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? अच्छा, अभी मैं आपको एक एक करके एक्ट ही बताऊंगा, तो उन एक्ट में जो जो प्रावधान है हो सके तो उनको याद कर लेना, उससे जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डिटेल में हम चीजें चल रहे हैं, आगे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चन टफ हैं, सारे इंक्लूड कर दिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए राइट आंसर इसका हमने देख लिया। 1773 जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर पास किया गया था। क्या था इस रेगुलेटिंग एक्ट में? आपको पता होगा अंग्रेज भारत आए, मैं पूरा इतिहास में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिस्ट्री आएगी इसके बाद में, पॉलिटी एंड होने के बाद। तो रेगुलेटिंग एक्ट आखिर आया क्यों? जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने बेसिकली वो बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन जब यहाँ का माहौल सारी चीजें देखी तो वो शासन करने लगे। और जब शासन करने लगे तो शासन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, वो होते हैं नियम कायदे बनाना। तो रेगुलेट करने के लिए जो नियम कायदे बनाए गए उन्हें रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो यहाँ पर नाम दिया गया।
तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इसमें क्या कहा गया देखिएगा। सबसे पहले इसमें कहा गया कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाए। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो है वो बंबई को भी ले आया गया और मद्रास भी आ गया। सेकेंड, इन्होंने क्या बोला, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। ठीक है, वो कब की गई, 1774 में, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जो है वो शामिल कर लिया गया। साथ में जो पहले चीफ जस्टिस बनाए गए, जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, वो बनाए गए भैया सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे को इसमें क्या किया गया, पहले चीफ जस्टिस बने थे, इनको याद रखिएगा। अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों में गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर क्या बन गया, तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्या बन गया, गवर्नर जनरल। थोड़ा सा नाम बदला है और एरिया का शासन करना बदल गया, बस और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत आता है एग्जाम में। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार, आप गिफ्ट नहीं ले सकते और रिश्वत नहीं ले सकते। जो भी कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके तहत जो भी कर्मचारी हैं वो किसी से गिफ्ट नहीं लेंगे और रिश्वत नहीं लेंगे। क्योंकि क्या होता है, कोई रिश्वत दे ना दे, गिफ्ट के रूप में जो है वो कुछ दे देता है जो कि एक रिश्वत के जैसा ही होता है, फिर सामने वाले की बात माननी पड़ती है। इसलिए आप देखना, आज भी बहुत सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो किसी के यहाँ, यदि वो ऑफिसर पद पर हैं तो वो किसी के यहाँ चाय पीना भी पसंद नहीं करते। क्यों, कल को यदि मुझे इसके यहाँ रेड मारनी पड़ी या इसका कुछ ऐसा काम आ गया तो मुझे वो करना पड़ेगा क्योंकि इसकी चाय पी है, इसके गिफ्ट जो है वो लिया हुआ है। इसलिए बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जो ईमानदार होते हैं वो किसी का गिफ्ट भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, ईमानदारी से जो है वो काम करते हैं। आपके आसपास क्या कोई ईमानदार सरकारी कर्मचारी है? बहुत सारे हो तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित कर लिया गया। भैया ये बोल दिया गया कि अब जितनी भी व्यापार की सूचनाएं रहेंगी वो क्राउन को देना, ब्रिटिश क्राउन जो कि भैया इंग्लैंड में बैठे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या कहा गया, सारी चीजें आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहां पर है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मॉडले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1958, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? फटाफट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? कौन सा एक्ट आया था जब सचिव का पद आ गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारत का सचिव बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर बनाए गए। देखिए 1858 में क्या कहा गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 की यदि हम यहां पर बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात करते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सीओडी और बीओसी करके आप याद कर सकते हैं, को समाप्त कर दिया गया और उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद दिया गया। पहले क्या होता था, कोड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां पर बनाए गए थे जो कि नियम कायदे बनाना और उनको लागू करवाने का काम करते थे। इनको जो है वो एक प्रकार से समाप्त कर दिया और इनके जितने अधिकार थे वो एक सदस्य को दे दिए गए जिसका नाम रखा गया भारत राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सेक्रेटरी बना दिया कुल मिलाकर। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। भैया सेक्रेटरी जब बना तो भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण। अब आप एक चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या याद आ रहा है इसके पहले क्या हुआ था? 1857 की क्रांति, ब्रिटिश सरकार की नींव हिल जाती है। 1857 की क्रांति है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको मजा आएगा और आपको इतिहास को देखने का नजरिया बदलेगा। आप जितने लेखकों की किताबें पढ़ोगे आपको पता चलेगा इतिहास में पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, हम पढ़ते क्या है और रियलिटी क्या, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। 1857 की क्रांति आपको पता है साहब, भारत में लड़ी गई। भारत के बहुत सारे राजा महाराजा जो है वो इसमें एकजुट हुए और वो लड़े। हारने के बहुत सारे कारण थे कि कोई एकमात्र लीडर नहीं था इसका, वो एक कारण था। हमारे पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, वो एक कारण था। सभी राजा महाराजा इसमें शामिल नहीं हुए थे। जिनको सरकार बढ़िया सुविधाएं देती थी वो बढ़िया खुश थे, वो इसमें शामिल नहीं हुए। कौन कौन नहीं हुए, नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ में इसके अलावा बहुत सारे, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो
प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, जो प्लान बनाया गया था वो फेल्ड हो गया था, सब लोग अपनी अपनी जगह से बस लड़े जा रहे थे, इस कारण हार गए। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इतिहास पढ़ाऊंगा, तो 1857 की क्रांति पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो जब ये सारी चीजें हो गई तो ब्रिटिश क्राउन को समझ में आया कि भैया आप कंपनी को हटाओ यहाँ से, है ना। तो कंपनी को क्या किया गया, कंपनी को शासन को समाप्त कर दिया गया, भारत सचिव नियुक्त किया गया, और इसके बाद से ही भारत में रानी के शासन की शुरुआत भी हो जाती है। अब देखिए क्या दिया यहां पर, तो भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मुगल सम्राट का पद भी यहां पर समाप्त हो गया भैया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया, ठीक है। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाएगा, वायसराय, बस नाम बदला था, वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। और भारत के पहले वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। ये सारे फैक्ट याद कर लेना यदि चाहते हो कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन कहीं से ना छूटे। तो इतिहास में भी पढ़ेंगे, यहां भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यहां पर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। फटाफट आंसर करेंगे। तो आपको बताना है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था किस एक्ट के माध्यम से। राइट आंसर यहां पर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जिन्होंने जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, अभी मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था ये 1774 में बना था, ठीक है। द एक्ट एलिवेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस 1773 के एक्ट में क्या हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। इसकी बहुत शानदार ट्रिक है, किसी दिन बताता हूं मैं किसी वीडियो में। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। जैसे 1858 में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कब क्या चेंज हुए थे। साथ में अ सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टेब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम एट कैलकाटा। तो कैलकाटा में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में भी की गई थी, वो भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। अब जो है वो भारत का गवर्नर जनरल अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए 5 सेकंड है आपके पास में, बताना है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। चलिए यहां पर हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1861 भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भैया भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में कब शामिल किया जाने लगा, तो 1861 में जो है इसका उल्लेख किया गया था भारत परिषद अधिनियम में। 1862 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत कर दिया। किन किन को किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है वो नॉमिनेट यहां पर कर दिया, और अब कानून प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल हो गए। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई और इसमें सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव डली। तो पहली बार मंत्रिमंडल व्यवस्था और विभागीय प्रणाली मतलब सभी के जो है पोर्टफोलियो बना दिए, सभी के जो है मंत्रालय बना दिए कि भैया ये शिक्षा मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय। तो पहली बार कैनिंग ने जो है वो विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। साथ में जो क्वेश्चन था हमारा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्रदान की गई। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है, इस एक्ट के द्वारा पहली बार विकेंद्रीकरण व्यवस्था या डिसेंट्रलाइज सिस्टम अपनाया गया, जिसमें बंबई और मद्रास को पुनः कानून बनाने की
अधिकार जो है वो यहाँ पर दे दिया गया। पहले कानून कौन बना रहा था? बंबई और मद्रास के लिए भी कानून बंगाल में बनते थे। अब बंबई और मद्रास के कानून जो है वो खुद बना सकते हैं। शक्ति को विकेंद्रीकृत कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? शक्ति किसी एक के पास ना होकर नीचे तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे हमारा पंचायती राज, वो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम पर जो है वो काम करता है। पंचायतों को सारे अधिकार मिल जाते हैं, ऊपर बैठकर कोई उनका निर्णय नहीं करता। ठीक है, और सेंट्रलाइज क्या होगा कि भैया एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर दे दो, एक ही मिनिस्ट्री के पास दे दो, उसको सेंट्रलाइज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर बताई गई थी। बढ़ते हैं आगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलें। नई नई जानकारियां मिल रही हो, चीजें समझ में आ रही हो तो बताते भी जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? भैया अभी तक हमने देखा ऑर्डिनेंस जारी करने का मिल गया, अब वो किसी निर्णय को अस्वीकार भी कर सकता था गवर्नर जनरल। वो किसके माध्यम से मिला था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हो सकता है ये सोच रहे होंगे, सर आप ये एक्ट क्यों बता रहे हो जो हुए थे कि 1773, 84 ये सब। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आना स्टार्ट हुआ, या हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम आना स्टार्ट हुआ, तो ये सब मिलकर ही हमारा संविधान बना। ये धीरे धीरे आए और इन सब ने कुछ कुछ चीज़ों को उठाया और फिर अपना संविधान बनाया। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान यदि हम देखें तो 1773 से बनना स्टार्ट हो गया, वहां से चीज़ें जो है वो एक एक कर ली गई हैं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट यहां पर आया था। और इस एक्ट में क्या कहा गया, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार मिल गया। यदि कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो गवर्नर जनरल क्या कर सकता है भैया? परिषद के निर्णय को नहीं मानेगा, अपना निर्णय लागू करवा देगा। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई। अभी तक निर्णय ले सकता था, कानून वगैरह कर सकता था, अब ये प्रधान सेनापति भी बन सकता है गवर्नर जनरल। लॉर्ड कॉर्नवालिस वास्तव में वह पहला व्यक्ति था जिसे दोनों पद, मतलब कौन कौन से? गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति। ठीक है, मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल के जो पद जो है वो उसे सौंपे गए। और लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहता था कि गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्ति एक ही व्यक्ति के पास रहे। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन चाहता था कि गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्ति एक ही व्यक्ति के पास रहे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहता था। और किसको मिली ये शक्ति पहली बार? तो वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एक्ट हमारा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905, 1909, 1911 या 1920 में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार बिल, चलिए राइट आंसर इसका होगा मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909। 1909 के एक्ट को ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म बिल के नाम से जाना जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे एक एक लाइन, एक एक शब्द को। भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का एक्ट कहते हैं, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी इसको कहा जाता है। क्या हुआ था इसमें? इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक प्रणाली सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम अपनाया गया, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। आपसे पूछा जाएगा, बताइए जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर पहली बार पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार बिल के द्वारा जो है वो की गई थी। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक की व्यवस्था यहां पर की गई थी। आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कब की गई? तो वो 1909 के एक्ट में की गई थी। और ये कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर देखा कि भैया हिंदू जो है, हिंदू बोले या हम बात करते हैं हिंदू बस नहीं,
पूरे भारतीय जो यहाँ पर हैं वो बहुत एकजुट रहते हैं, इनमें धर्म के आधार पर भी कोई विभाजन नहीं है, किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। तो क्या करें, तो दो लोगों को बांटना हो तो उसका एक बहुत अच्छा नियम इन्होंने इजाद किया, वो था एक को अच्छा कर दो दूसरे को बुरा लग जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर हुई। मुस्लिम वर्ग के लिए एक लॉलीपॉप बोल सकते, लॉलीपॉप दे दिया गया, भैया आपको एक अलग निर्वाचन व्यवस्था कर देते हैं, आप अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुन सकते हो। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या है, एक वोट आप अपने प्रतिनिधि के लिए दे दो, एक जनरल वाले के लिए दे दो। यहाँ पर ये सिस्टम था, तो अपने प्रतिनिधि को मतलब अपने समुदाय के प्रतिनिधि को आप चुन सकते थे। यहाँ से हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। वैसे तो 1902 के करीब से स्टार्ट हो रहे थे, क्योंकि वो सब अंग्रेजों की देन थे। उसके पहले सभी लोग एकजुट होकर रहा करते थे। नोट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे उस समय, ठीक है। मार्ले मिंटो में से मिंटो कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे, भारत के वायसराय थे। और जॉन मॉर्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। जो सचिव का पद आया था 1858 में, उसके तहत जॉन मॉर्ले यहाँ पर भारत सचिव यहाँ पर बने थे। तो मार्ले मिंटो हम इसलिए इसको कहते हैं, दोनों ने मिलकर इस रिफॉर्म बिल को तैयार किया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में जो है वो जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। ये सारे फैक्ट भैया याद भी करते जाना, बहुत सिंपल है, ज़्यादा लोड मत लेना कि इतना सारा कौन याद करेगा। तो इतना सारा कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सब चीज़ें आसानी से बन जाएगी। बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। फटाफट आंसर करेंगे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म का उद्देश्य आखिर क्या था, अभी बताया है, बनना चाहिए। चलिए राइट आंसर यहां पर क्या होगा, राइट आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। अभी आपको मैंने बताया कि भैया मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जाति धर्म वर्ग के आधार पर की गई थी, वो हमने वहां पर बात कर ली है पिछले क्वेश्चन में, तो आप उसको देख सकते हो याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। क्रिप्स मिशन 1942, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935। फटाफट आंसर करेंगे। अभी हम क्वेश्चन को जो हमने पढ़ लिए वो कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, वो सारे प्रकार हम यहाँ पर ऐड करते जाते हैं। चलिए अभी मैंने आपको बताया तो आपको पता है इसका आंसर। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट यहाँ पर है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी आया था, कब आया था, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। राज्यों की स्वायत्तता के लिए बात की गई, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों को वीटो शक्ति दी गई। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार क्या था, क्या प्रावधान किए गए थे। हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एक कंसेप्ट भी क्लियर करते जा रहे हैं, तो आपका बहुत सारा पोर्शन खाली वीडियो देख देख कर ही कवर हो जाएगा, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा ऐसा ही पढ़ाता हूँ कि आप वीडियो देख लो, आपका उद्धार हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या किया गया था, प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी। फटाफट देख लेते हैं क्या था। तो भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसमें भी सेम वैसे ही चीज है। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। दोनों का नाम मिलाकर भारत शासन अधिनियम 1919 का नाम रख दिया गया, जैसे 1909 में रखा गया था, ठीक है। अभी क्या हुआ इसमें, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, बाई कैमरल लेजिस्लेचर की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। जैसे हम आज देखते हैं ना, हम क्या देखते हैं, एक देखते हैं हम लोकसभा, ठीक है, एक देखते हैं राज्यसभा। तो उस समय की लोकसभा आप किसको कह सकते हो, उस समय की आप लोकसभा कह सकते हो केंद्रीय विधानसभा को, और राज्यसभा कह सकते हो राज्य परिषद को, ठीक है। ये कंसेप्ट पहली बार लाया गया। द्विसदनात्मक विधायिका, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो यहाँ पर स्थापना की गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। साथ में देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी प्रारंभ किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन कब आ गया था, वो भी आया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लोक सेवा आयोग,
पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी का गठन हुआ था वो भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर चलते हैं। इसके सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। ये भैया समझ गए, क्या समझ गए? 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया, लड़ाई झगड़े करा दिए। अब हिंदुओं में और भी चीजें हैं, सिख भी आ गए, बाकी धर्म भी हैं, ईसाई भी आ गए, ठीक है, आंग्ल भारतीय भी हैं, ठीक है, और यूरोपीय जो है वो भी हैं। तो एक काम करो, सबको अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था दे दो, सबको बांट दो। ये चीज यहाँ पर की गई। तो अब क्या किया गया, मुस्लिम को छोड़कर बाकी लोगों को और यहाँ पर जो है वो अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। अंग्रेजों ने बहुत खेल खेले हैं, बहुत सारी चीजें की हैं। क्या सोचते हो आप अंग्रेजों के बारे में, कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो जो केंद्र का बजट था अब वो अलग आएगा और राज्यों का जो बजट रहेगा वो अलग आएगा। ये पहली बार व्यवस्था की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, पहली बार मत, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। उसके पहले महिलाएं वोट नहीं दी, एक अच्छा काम भी था। महिलाओं को पहली बार वोटिंग राइट भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो पहली बार महिलाओं को मत देना, वोट देने का अधिकार मिला भारत शासन अधिनियम के द्वारा। मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में, फटाफट बताना जरूर, है ना। यदि आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, पसंद करेंगे तो आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो आएंगे, बिल्कुल फ्री में आएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, बल्कि जो पैसे में पढ़ाते हैं उनसे बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर लॉर्ड एमरी? फटाफट आंसर कीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। 1940 का कैबिनेट मिशन, राइट आंसर यहां पर होने वाला है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी भैया इसमें सदस्य नहीं थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 यहां पर सदस्य थे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कैबिनेट मिशन को पढ़ना। चलिए देखते हैं। कैबिनेट मिशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं सब याद करते जाना, तो ही आपका उद्धार होगा। और ध्यान से सुन भी रहे होगे ना तो ऐसे भी आंसर कर डालोगे। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में दिल्ली पहुंचा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारत में शिष्टमंडल भेजने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? एटली के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1946 में की गई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में दिल्ली पहुंचता है, ठीक है। अब इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष मतलब चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ द नेवी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 यहाँ पर मुख्य सदस्य थे जो कि बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन अपना प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत करता है कब? 16 मई 1946, ठीक है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपना प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत करता है। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या उद्देश्य था, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य जो इनका था वो था संविधान सभा की स्थापना करना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करना, उसका गठन करना। 1946 कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था, बिल्कुल सही है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। तो जनता के बीच में से ही जो है वो लोगों को चुनेंगे और वही चुने हुए लोग क्या करेंगे? संविधान सभा बनाएंगे और वही संविधान सभा क्या करेगी? संविधान का गठन करेगी, ठीक। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। तो 10 लाख लोगों में से एक को जो है वो यहाँ पर संविधान सभा का सदस्य चुना जाएगा। अब इंपॉर्टेंट और क्या है, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य जो है वो निर्वाचित किए जाएंगे, मतलब चुनकर आएंगे, और 93 सदस्यों को 93 जो मेंबर होंगे वो नॉमिनेट होंगे, उनको मनोनीत कर दिया जाएगा, उसमें नॉमिनेट कर सकते हैं। तो टोटल कितने सदस्य होंगे?
389, 389। निर्वाचित या इलेक्ट होकर कितने आएंगे? 296। और नॉमिनेट या मनोनीत होकर आएंगे 93। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। तो आप यहां पर जो है वो कैबिनेट मिशन को अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, पाकिस्तान की स्वीकृति की गई, संविधान निर्माण का अधिकार। फटाफट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? फटाफट बताएं। अच्छा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल इंडिया गुरुजी आपको जहां भी मिले, चाहे वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां पर भी, ट्विटर, आप लोग फॉलो जरूर करें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वहां पर आपको मिलती रहती है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा नहीं था? पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं थी। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में। 3 जून 1947, बात कर लेते हैं पाकिस्तान की भी, है ना। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही आपको देश मिल जाता, हमारा पड़ोसी देश है। 3 जून 1947। अब कोई प्यारे का मतलब मत निकालना कि सर प्यारा बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे देश, सारी दुनिया बड़ी अच्छी है, बस अपने रास्ते से भटक जाती है। ऐसे ही लोग हैं, लोग भी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इंसान कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी सोच उसको अच्छा या बुरा बना देती है, और कुछ भी नहीं है। इन्हीं इंसानों में से कोई भगवान बन जाता है तो कोई शैतान बन जाता है। आप डिसाइड कर लें कि आपको भगवान बनना है या शैतान बनना है। चलिए, बात करते हैं यहां पर। तो 3 जून 1947 की बात कर लेते हैं। देखो, कैबिनेट मिशन की बात कर ली तो मैं यहां पर नहीं बता रहा, पिछले क्वेश्चन में बता दिया मैंने। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना प्रकाशित हुई। माउंट बेटन प्लान पूछा जाता है कब आया था? तो 3 जून 1947 को आया था। भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में कर दिया। इन्होंने बोला था सबसे पहले कि भैया भारत का विभाजन होगा, एक बनेगा भारतीय संघ और एक बनेगा पाकिस्तान। 3 जून की घोषणा भी कहा जाता है इसको। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले के लोगों की इच्छा जानने के लिए जनमत संग्रह कराने का प्रावधान किया गया। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि जो अपना उत्तर पश्चिम वाला, जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका है, वहाँ के लोग, और असम का जो सिलहट जिला है, यदि वहाँ के लोगों की इच्छा है कि भैया जनमत संग्रह करा दें तो जनमत संग्रह करा दो। उनको जहाँ जाना हो, पाकिस्तान जाना हो तो पाकिस्तान चले जाएं, भारत जाना हो तो भारत जा सकते हैं। बंगाल और पंजाब में हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक, कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बंगाल और पंजाब में हिंदू और मुसलमान जो है वो बहुसंख्यक थे, तो ये जैसा चाहेंगे इनको वैसा दे दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर कहा गया। साथ में देसी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे जिसके साथ चाहें मिल जाएं, और अगर चाहें तो रियासतें स्वतंत्र भी रह सकती हैं। जो देसी रियासतें थीं उनको भैया ये बोला गया, भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत में मिल जाएं, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिल जाएं, या चाहते हो कि अपना एक अलग ही देश बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना लो। ठीक है, लेकिन आपको पता है हमारे देश में एक महापुरुष जन्म ले चुके थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने क्या किया है वो आप बहुत अच्छे जानते हो। पूरे देश जो इतना बटा हुआ था उसको एक सूत्र में पिरो दिया। इतना महान काम पता नहीं और कौन कर सकता था। यदि आप आज देखोगे तो आपको ऐसा कोई भी मिलता नहीं है जो इतना महान काम कर सकता था। सारी रियासतों को जोड़ दिया, सारे राज्यों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण करवा दिया था। जो नहीं मिलना चाहते थे उनको भी अपने तरीके से मिला लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप ध्यान रखेंगे तो 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना में ये सारी बातें यहाँ पर की गई थी। भारत के विभाजन की बात, जिसको जनमत संग्रह कराना जनमत संग्रह करा लो, या जिसको कहीं और शामिल होना वहां हो जाए, अपना राज्य बनाना है तो वो भी बना सकते। तो माउंट बेटन प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। आपको इंग्लिश में पढ़ना तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा कंटेंट पूरा, हिंदी इंग्लिश दोनों। वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में पढ़ लो यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यदि मेरा और आपका कॉन्टेक्ट सही हो गया तो फिर भाषा मायने नहीं रखती, भावनाओं से भी काम चल जाता है। चलिए, जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। बताइए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा।
अभी देखो हमने कितने सारे टॉपिक अभी तक कवर कर लिए, कैबिनेट मिशन देख लिया, माउंटबेटन प्लान देख लिया, सारे एक्ट जो है वो हमने यहाँ पर देख लिए, संविधान सभा की बात कर ली, क्रिप्स मिशन बचा था, जरा उसको भी देख लेते हैं। क्या कहा गया था क्रिप्स मिशन में? मार्च 1942 by the British government to secure full Indian cooperation and support for their efforts in World War II. The mission was headed by a senior minister Sir Stafford Cripps. 1942 में क्या हुआ आपको पता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अंग्रेजों की हालत वैसे भी टाइट थी। ये चाहते थे कि भैया भारतीय भी जो है वो हमारा साथ दे दें। तो इनका काम क्या है? जब भी कुछ साथ चाहिए तो लॉलीपॉप खिलाओ। लॉलीपॉप दिया, लेकिन इनको पता नहीं था कि यहाँ के लोग तो बहुत कुछ खाते हैं, लॉलीपॉप कौन खाएगा, है ना। तो भारतीय तो विरोध में थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भैया यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो ये क्रिप्स मिशन भेजते हैं और इस क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता की जाती है सीनियर मिनिस्टर सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था, आपको पता होगा, और एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव इन्होंने यहाँ पर दे दिया था कि हम निर्माण करवाएंगे, आप निश्चिंत रहो, अभी हमारा साथ दे दो, हम मुसीबत में फंसे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे सभी लोग। भारत का संविधान लागू होने तक भैया 1947 में तो आपको पता है अंग्रेजों ने जो है भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब जब स्वतंत्र घोषित कर दिया तो तुरंत में तो हमारे पास कोई संविधान था नहीं, क्योंकि हमारा संविधान तो बना था 26 नवंबर 1949 को। तो 47 से लेकर 49 तक हम क्या करेंगे? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम का जो था, भारत शासन अधिनियम जो था, उसके तहत जो है वो भारत को यहाँ पर भारत की व्यवस्था को चलाया जाता रहा, जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया। अभी आप यहां पर देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 1947, जिसके तहत भारत स्वतंत्र हुआ। 18 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया? 18 अगस्त 1947 को क्या करेंगे? भारत और पाकिस्तान दो देश बना देंगे एक प्रकार से हम, और क्या करेंगे? ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप कर यहां से चली जाएगी। आपको पता है पहली बार लड़ाई झगड़े जो दोनों देशों के बीच में हुए थे वो इसी तारीख से स्टार्ट हो गए थे। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करके जाएगा भैया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल भी रहेगा और पाकिस्तान का अपना अलग गवर्नर जनरल रहेगा। ये कहा गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार होगा। ठीक है, तो 1935 के अनुसार जो है, जब तक नया संविधान भारत नहीं बना लेता, जब तक नया संविधान पाकिस्तान नहीं बना लेता, तब तक 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत आप अपने देश को चला सकते हैं, ऐसा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया था। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे, और उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी की जो है वो नियुक्ति की गई थी। राष्ट्रमंडल आपको पता होगा बहुत अच्छे से, जिसको पता हो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और नहीं पता हो तो पूछ लेना, मैं आगे कभी किसी वीडियो में या सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का मतलब क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डूरंड योजना, मॉर्ले मिंटो योजना, माउंटबेटन योजना, या फिर वेवेल योजना या वेवेल प्लान? फटाफट बताएंगे सभी लोग। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा माउंटबेटन प्लान या फिर माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन प्लान 3 जून प्लान मैंने अभी आपको पढ़ाया था, याद होगा, नहीं है याद तो दोबारा जाकर पढ़ लेना। जितनी ज्यादा बार हो सके ना वीडियो को बार बार सुनो, देखो, आपको अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो चीजें स्टोर होती रहेंगी। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कौन सुमेल नहीं है, हु इज नॉट अ मैच। आपको बताना मैच सही कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। पार्लियामेंट सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन की बात की गई थी, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा गठन की बात की गई थी, या फिर साइमन कमीशन भारत विभाजन। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, बताइए। फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, आंसर जरूर किया करें, इससे आपका ही नॉलेज बढ़ता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, और नहीं बनता तो आप सीखते भी हो। चलिए, राइट आंसर होगा साइमन कमीशन भारत विभाजन। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको पता है, मार्ले मिंटो सुधार, अभी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है ना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन की बात की गई थी, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया गया था। साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था भैया, माउंटबेटन प्लान अभी हमने देखा भारत विभाजन। साइमन कमीशन क्या था देखते हैं। साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 में पुनः सुधारों के लिए एक विधिक आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 में किया गया, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिसके कारण इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या हुआ, जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया, इसमें बहुत सारी गलतियां निकाली गई, इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो इसमें फिर से सुधार के लिए एक विधिक आयोग बनाया, एक लॉ कमीशन बनाया गया, और उसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 में। अध्यक्ष बना दिया किसको, सर जॉन साइमन को। सर जॉन साइमन को अध्यक्ष बना दिया, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो और क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब जब एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो मतलब सब कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स थे मतलब कि सारे के सारे गोरे होंगे, है ना। तो इस कमीशन को नाम दिया गया श्वेत कमीशन। इस कारण से इसका विरोध भी हुआ था कि भैया जब भारतीयों के लिए कानून बना रहे तो भारतीयों को शामिल भी तो करो, तब तो हमारे लिए कानून बनाओगे, तुमको वहां बैठे बैठे कैसे पता कि हमको क्या चाहिए। तो व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन या साइमन कमीशन कहा जाता है इसको, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन में जो है वो एक नारा भी दिया गया था साइमन कमीशन के विरोध में, वो था साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक। बहुत सारे लोग इसमें डाउट में रहते हैं कि नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, लेकिन आप ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने जो है वो साइमन गो बैक का नारा दिया था, अच्छे से याद कर लेना। वर्ष 1928 में जब लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन पर पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। आपको पता है लाला लाजपत राय विरोध करने गए थे, और जेम्स स्कॉट जो था उस समय वहां का पुलिस अधीक्षक था, उसने क्या किया साहब, इनके सर पर लाठी चार्ज कर दिया और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। वो भी आप यहाँ पर ध्यान रखना साइमन कमीशन के विरोध में। तो ये था पूरा साइमन कमीशन। सारे क्वेश्चन जितने भी साइमन कमीशन से आते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ते आना। जितने टॉपिक कराता जा रहा हूँ ना, इन्हीं के बीच में से क्वेश्चन आते हैं। आपको अलग से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतिहास पढ़ना ये पढ़ लिया, जितने टॉपिक में कराते जाऊंगा, जितने वीडियो आएंगे, सबका यही रोल रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय महासंघ ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। अखिल भारतीय महासंघ ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रावधान किस एक्ट में आया था, तो इसका राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन या अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की बात की गई थी। याद कर लेंगे सभी लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है।
तो अभी तक हमने बहुत सारे यहाँ पर एक्ट देख लिए। अब आता है लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, बस अपन एंड की तरफ चल रहे हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भैया आधे से ज्यादा जो आज का हमारा संविधान है उसमें आधे से ज्यादा आर्टिकल सीधे के सीधे यहीं से उठाए गए थे, याद रखना। ये वही एक्ट है 1947 से लेकर 1949 तक जिससे हमारे देश का शासन चलता रहा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बात की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम की नींव रखी गई, जैसी हमारी नींव देखने को मिलती है, हमने संघीय सिस्टम लाया। अच्छा, संघ को जो है वो फेडरल भी कहा जाता है, फेडरेशन भी कहा जाता है आप बोल सकते हो, और यूनियन भी। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। हम कौन से हैं, हम फेडरेशन वाले हैं या यूनियन वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। और इस पर एक वीडियो आएगा जहां पर हम लोग बात करेंगे संविधान की कुछ जो वर्ड हैं उनके मतलब क्या है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा संविधान कैसा है, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा संघ का मतलब क्या होता है। अभी आपने डिबेट भी देखी होगी, अभी संसद में भी चल रही थी कि संविधान में राष्ट्र की बात नहीं की गई, कहीं राष्ट्र नहीं लिखा है, तो मैं आपको बताऊंगा राष्ट्र कहां पर लिखा है और भारत में राष्ट्र का मतलब क्या है। जरूर देखना वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन डायरकी की स्थापना, मतलब कि केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। केंद्र के पास शक्तियां होंगी तो राज्यों के पास भी होंगी। इसके लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई, 3 सूचियां बनाई गई, ठीक है। 3 लिस्ट आई, कौन कौन सी आई थी? संघ सूची जिसे सेंटर लिस्ट कहा जाता है, फिर आती है प्रांत सूची जिसे स्टेट लिस्ट कहा जाता है, और फिर आती है समवर्ती सूची जिसे कनकरेंट लिस्ट कहा जाता है या फिर समवर्ती सूची कहा जाता है, ठीक है। तो संघ सूची जिसमें वो सारे विषय रहेंगे जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में वो विषय रहेंगे जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, और समवर्ती सूची में वो विषय रहेंगे जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि कोई मतभेद हो जाते हैं तो केंद्र की बात मानी जाएगी। अब मुझे आप लोग यहां पर बताइएगा कि जो आपका पुलिस विभाग होता है, ठीक है, पुलिस विभाग जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, प्रांत सूची या समवर्ती सूची? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो समाप्त हो गया भैया, अब केवल केंद्र में रहा। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, फेडरल कोर्ट आ गया, संघीय न्यायालय आया 1937 में। नेक्स्ट यहां पर आता है, इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को भी समाप्त कर दिया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। साथ में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बोला गया कि भैया भारत से बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, म्यांमार को जो है वो यहां पर अलग कर दिया जाएगा। और ये फाइनली जो अलग हुआ था वो हुआ था 1937 में, ठीक है। 1937 में ये अलग हो गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट आता है, इस 1935 के अधिनियम के अंतर्गत मुद्रा पर नियंत्रण के लिए आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसके माध्यम से हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एग्जाम में पूछा जाता है, और आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। बताइए, सारे क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं वो याद कर लेना, नहीं भी पता हो ना तो सर्च करके बताओ, याद करो आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलिए नेक्स्ट आता है, 1935 में जो है वो दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, सबके लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल बना लो, सब अपने अपने लोगों को चुनते रहेंगे, ऐसी व्यवस्था भी यहां पर कर दी गई, ध्यान रखिएगा। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। समझ में आया क्या? बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892? कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होगा राइट आंसर। चलिए, तो निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। अभी तो मैंने आपको बताया था, देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है, केंद्र में द्वैध शासन, सेकंड पॉइंट है, 1935 में लाया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था 1909 में, 1919 में, 1935 में, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में भी नहीं।
फटाफट आंसर करेंगे। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम में किया गया। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था फेडरल सिस्टम की व्यवस्था 1935 1935 का अधिनियम में की गई थी। अभी हमने डिस्कस कर लिया है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904 या 1854? फटाफट आंसर करेंगे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या फिर प्रांतीय स्वायत्तता की बात किस अधिनियम या किस एक्ट में की गई थी? अभी पढ़ाया है, फटाफट बता दो। तो राइट आंसर इसका होगा 1935 का अधिनियम। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जो है वो यहां पर बात की गई थी, मैंने डिस्कस कर लिया है, आप जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है यहां पर भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा या 1935 के एक्ट में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। किसको? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपालों को? तो इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां, देखो अवशिष्ट शक्तियों को क्या कहा जाता है? रेसिड्यूरी पावर। क्या होती हैं ये अवशिष्ट शक्तियां? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो राइट आंसर होगा गवर्नर जनरल को। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? अच्छा, एक चीज और आता है, उस समय तो गवर्नर जनरल को दे दी गई, अभी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में? अवशिष्ट शक्तियां एक्चुअली क्या होती हैं? जब संविधान बनता है, जैसे हमारा संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ, तब तो इंटरनेट भी नहीं था, तब तो साइबर क्राइम भी नहीं होते थे, तब तो बहुत सारी चीजें नहीं थी जो आज के समय में है। तो जब संविधान बना तो उस समय जो चीजें थी उन पर तो कानून, उन पर तो नियम कायदे बना दिए गए, लेकिन बाकी चीजों पर क्या किया जाएगा? उस समय अलग कानून बना, उस समय चीजें अलग थी। अब जैसे इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट जब आ गया, अब इस पर कानून कौन बनाएगा? इस पर जो है वो बहस छिड़ जाएगी। तो इसके लिए संविधान में बोल दिया गया कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को दे दी गई हैं। अभी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। आप देखना इंटरनेट के लिए पॉलिसी बनती है, कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है ना। कोई भी जो आज चीजें आई हैं उन पर सारी पावर किनको दे दी गई? वो केंद्र सरकार के पास चली गई। जो पहले थी वो डिवाइड कर दी गई थी, संघ सूची राज सूची बना दी, और जो अवशिष्ट बची हैं जो उस समय थी नहीं, अब नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं, तो भैया केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। इनको अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 1935 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, या इसके द्वारा रियासतें समाप्त कर दी गई? फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, बताइए। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। मैंने आपको बताया लगभग 75 to 80% जो भारत का संविधान बनाया गया, उसमें जो 75% जो भाग था वो अकेला 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो है वो सीधे सीधे वहां से आर्टिकल उठा लिए गए, और हमने अपना अधिनियम, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर बना लिया। हमने दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत सारी चीजें ली, इसलिए तो हमारा संविधान इतना बड़ा हो जाता है। जो अच्छी अच्छी चीजें थी हमने अलग अलग देशों से जो है वो उनको प्रेरित होकर उनसे जो है वो ली। हमारा संविधान इस तरीके से बना था, और उसके लिए एक सेपरेट जो है वो क्लास आपकी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947? फटाफट आंसर करेंगे। बर्मा, बर्मा मतलब कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। किस एक्ट के माध्यम से? अभी पढ़ाया था। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत के शासन अधिनियम 1935 जो है वो यहाँ पर उसके तहत घोषणा की गई थी कि भारत से वर्मा को अलग कर दिया जाएगा। और भारत से वर्मा अलग कब हुआ था? तो 1937, 2 साल बाद भारत से वर्मा अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, जो कि आप आज देखते हो। भारत बहुत बड़ा हुआ करता था, ये सब बांट बांट के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर डाले और भारत को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई, है ना।
अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैं हर टॉपिक के लिए सेपरेट लेक्चर ला रहा हूँ। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद सेकंड आएगा, संविधान सभा की बात करेंगे, अलग अलग आर्टिकल की बात करेंगे, सब कुछ आएगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आज ही क्लास में हम यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा उतने अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए यहाँ पर आते रहेंगे। और कोई भी यदि डाउट रहता है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आप सब कमेंट सेक्शन में मुझसे एनी टाइम लिख सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।